सो पहले स्टडी करते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट और एल्टीट्यूड। ठीक है, सो देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। अर्थ कंसिडर करते हैं जिसका मास तो हमें पता है, अर्थ का मास कितना है। अर्थ का मास उतना ही यूज़ करेंगे जितना कि हम लोग सपोज करते हैं एम ई के बराबर, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो बराबर है आर ई के। ठीक है भाई, और जो बॉडी है वो चली जाती है एच हाइट तक, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा जिसे हम यहाँ पे डी से शो कर रहे हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, वो हो जाएगा आर ई प्लस एच। यानी कि अगर किसी बॉडी को रख देते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर तो उसका सेंटर से डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, आर ई होता है। लेकिन अगर किसी बॉडी को एच हाइट तक ले जाएं तो जो सेंटर से डिस्टेंस है जिसको हम डी से शो कर सकते हैं वो हो जाता है बराबर आर ई प्लस एच के। तो इसी कंसिडरेशन के लिहाज से हमें ड्राइव करना है। सो हमें पता है वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ होती है कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है, पिछली जो मास ऑफ अर्थ वाला हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें भी यूज़ हुई थी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंडली हम कंसिडर कर रहे हैं कि एक स्फेयर है जो अर्थ है और वो होमोजीनियस कंपोजिशन रखने वाला है, यानी कि जी किसी भी पॉइंट के ऊपर इन्वर्सली वेरी करता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट टू इट्स सेंटर। ठीक है, यानी कि वो हमेशा डिपेंड कर, देखो वैसे भी डिपेंड कर रहा है अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पे। तो हमने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर ये एक होमोजेनियस स्फीयर है तो किसी बॉडी को अगर हम मूव कराएंगे ऊपर की तरफ तो वो यकीनन जो वैल्यू ऑफ जी है वो वेरी करेगी इस डिस्टेंस के, टोटल डिस्टेंस के स्क्वायर के। और वो भी कैसे डिपेंड करेगी, इन्वर्सली। तो टोटल डिस्टेंस फिलहाल हमने डी कहा हुआ है और डी एक्चुअली किसके बराबर है, आर ई प्लस एच के। सो एट डिस्टेंस आर ई प्लस एच क्या हो जाएगा, अगर हम जाते हैं ज़मीन से एच हाइट पर ऊपर तो जी डैश, जी की जगह पे जी डैश लिखेंगे। हमारे ऊपर जाने से कैपिटल जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मास ऑफ अर्थ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारा डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ अर्थ से वो चेंज हो जाएगा। पहले आर ई था और अब हो जाएगा डी के स्क्वायर, और उस डी के स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा जी, तो अब हमें क्योंकि वेरिएशन स्टडी करनी है, वेरिएशन ऑफ जी की विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड, तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कराते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, और सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जी एम ई से जी एम ई कैंसिल हो गया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और आर ई स्क्वायर नीचे आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने क्लियरली देखा ये तो कैंसिल हो गया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और नीचे बच जाएगा आर ई का स्क्वायर। तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर, ये आ रहा है जी अपॉन जी डैश के बराबर। और फिर क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले होल स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा आर ई प्लस एच डिवाइड बाय आर ई का होल स्क्वायर जी अपॉन जी डैश। और फिर एलसीएम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा आर ई अपॉन आर ई और एच अपॉन आर ई। सो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ अर्थ को रेडियस ऑफ अर्थ से कैंसिल कर देते हैं, 1 बचेगा और एच अपॉन आर ई एज इट इज़। तो ये हो जाएगा जी डिवाइड बाई जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब फॉर्मूला हमें वेरिएशन को स्टडी करना है, तो वेरिएशन को स्टडी करने के लिए जी डैश का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना विद रिस्पेक्ट टू जी। तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे जी डैश ऊपर जाएगा, जी नीचे आएगा, और यहाँ का रेसिप्रोकल करने से मतलब कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा कि हमने उसकी पावर को ही नेगेटिव कर दिया। बात एक ही है, तो हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2। अब ये बात आप जानते हो कि हम लोगों को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पता है, a प्लस बी होल क्यूब का, लेकिन अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं स्टडी करा होगा जिसमें पावर नेगेटिव में आए। सो वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट ईयर में आके आप लोग सीखेंगे भी, और वो है बाइनोमियल एक्सपेंशन का तरीक़ेकार। ठीक है, एक फार्मूला है जिससे हम किसी भी पावर, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको एक्सपेंड करवा सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स, पहले होना चाहिए 1, फिर कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो यहाँ पर उसका वेरिएबल हो गया x, और जो पावर है नेगेटिव वाली उसको हम n से शो करेंगे। ठीक है, तो वो फार्मूला क्या होता है, वो बराबर होता है 1 माइनस एन एक्स डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 के ही बराबर होता है। ठीक है, और फिर प्लस, अच्छा ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला है ना, ये चलता भी ऑल्टरनेट साइन के साथ है, पहली वैल्यू प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस एंड सो ऑन। सो फार्मूला क्या चेंज होगा, फार्मूला हो जाएगा एन एक्स डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस, अब n मल्टीप्लाई में आता है और n-1 आता है, यानी कि सेम पावर लिखते हैं, फिर उसमें से एक माइनस भी कराते हैं और x की पावर बढ़ती रहती है। देखो यहाँ पर x की पावर सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो x की पावर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और फिर x की पावर 2 हो जाएगी। और इसी तरीके से अगला जो फैक्टर आएगा
वो x की पावर 3 का आएगा। अच्छा, और नीचे लिखा हुआ है 2 का फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, यानी कि जो अगला फैक्टर होगा वो क्या होगा, अगला फैक्टर होना चाहिए n एज इट इज़ आएगा, फिर एक ब्रैकेट में आएगा n-1, ठीक है, एक ब्रैकेट में तो यही आ जाएगा n-1, और जो दूसरा ब्रैकेट होगा उस ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, उस ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए n-2, जो पैटर्न मैं आपको समझा रहा हूँ। और फिर अगला फैक्टर क्या होना चाहिए, अगला फैक्टर होना चाहिए x की पावर एक और बढ़ेगी तो वो x की पावर हो जाएगी क्यूब, और नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल। और 3 के फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है, 3 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 × 2 और × 1, ठीक है। लेकिन वो हमारे काम का नहीं, वो बात अभी अगले स्टेप में समझ जाओगे। फिलहाल इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी मैथमेटिक्स में प्री इंजीनियरिंग वाले और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिहाज से हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1 की जगह पे तो 1 ही लिखा हुआ है, और जहाँ पे x होना चाहिए वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है h/re, और जहाँ पर n होगा वहाँ पर आ जाएगा 2। सो फॉर्मूले के मुताबिक 1 एज इट इज़ माइनस अब आना चाहिए n, तो n किसके बराबर है, n बराबर है 2 के, और फिर आ रहा है x हमारे लिहाज से बराबर है यहाँ पे h/re के, तो फॉर्मूला पुट कर रहे हैं तो h/re डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल मैंने बताया 1 होता है, और प्लस यहाँ पर फिर n की वैल्यू आई, n की वैल्यू कितनी आ गई 2, और n-1 का मतलब हो गया 2 - 1, और x के स्क्वायर का मतलब हो गया h/re का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर है, और 2 फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको बताया 2 × 1 एंड सो ऑन, ये फॉर्मूला चलता रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक बात कंफर्म है, h जो है ना, जो हाइट है वो re से बहुत कम है, अच्छी खासी कम है, यानी कि ये बात कंफर्म है कि h की वैल्यू re से बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। और ये बात शर्त भी है इस फॉर्मूले की डेरिवेशन में, तो अगर बहुत छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड कराएं, यानी कि h को re से डिवाइड कराएं तो आंसर छोटा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसी छोटी वैल्यू का हम होल स्क्वायर कर लें तो आंसर और छोटा हो जाएगा, और वो इतना छोटा आ जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा 0 के। और इसी तरीके से जो अगला फैक्टर आता उसके अंदर h/re की पावर क्यूब आ रही थी तो वो और छोटा हो जाएगा, जो कि और ज़्यादा 0 के करीब हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे कि आगे वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होंगे, तो सारी जो h/re की हायर पावर्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं, तो बचेगा क्या, g'/g, यहाँ पर आ जाओ दोबारा, g'/g, और इसको जो हमने एक्सपेंड करा तो ये किसके बराबर आ गया 1 - 2h/re के। बाकी जो हायर पावर्स आएंगी h/re की वो इतनी छोटी होती हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होती हैं, तो उनको निगलेक्ट करेंगे। और फाइनली g' का फॉर्मूला चाहिए तो g यहाँ पे जाके होगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा g' = g 1 - 2h/re। और क्या नज़र आ रहा है इस इक्वेशन से, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ h, जितनी h की वैल्यू बढ़ती रहेगी उतना वैल्यू ऑफ g कम होती रहेगी, ठीक है। जितना h की वैल्यू बढ़ती रहेगी उतना बड़ा आंसर 1 में से माइनस होगा, और जितना बड़ा आंसर 1 में से माइनस होगा उतना ही पॉइंट में कुछ आंसर आएगा छोटा, और वो छोटा आंसर जब g से मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप g की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ेगी, यानी कि अगर जितना h की वैल्यू बढ़ती रहेगी उतना g' की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। अच्छा जी, और हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, यानी कि हाइट बढ़ाने से वैल्यू ऑफ g कम होती रहती है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम चले जाएं, हाइट कितनी कवर कर लें 1600 मीटर्स, लेट से हम अर्थ की सरफेस से इतना ऊपर चले जाएं तो वहाँ की वैल्यू ऑफ जी हो जाती है 9.757 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एक्चुअली सरफेस पे कितनी होती है 9.8। नाउ वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ को स्टडी करते हैं। लेट जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, जी डैश के बराबर सपोज करेंगे जो डेप्थ डी के अंदर वैल्यू ऑफ जी होगी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, और जो डिस्टेंस होगा वो होगा re - d फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे कंसिडरेशन देख लेते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ होता है तो हमारा सेंटर से फासला जो है वो re के बराबर होता है, लेकिन अगर यहाँ पे रखा होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हम a से चले गए b पॉइंट की तरफ, यानी कि डेप्थ में चले गए अर्थ की। जब हम अर्थ की डेप्थ में चले गए तो यकीनन हमारा डिस्टेंस कुछ कम हो गया। अगर डेप्थ बराबर है d के तो हमारा सेंटर से फासला कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा re - d के बराबर, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस re था टोटल, लेकिन क्योंकि अब हम डेप्थ में चले गए तो वो डिस्टेंस माइनस होगा, तो बाद में हमारा डिस्टेंस हो जाएगा re - d। अच्छा जी, इसकी डेरिवेशन में ज़रा डेंसिटी ऑफ अर्थ को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो हमें पता है मास की वैल्यू होती है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी कि m आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इनटू डेंसिटी, वेयर रॉ इज़ द डेंसिटी ऑफ अर्थ विच इज़ सपोज टू बी यूनिफॉर्म एवरीवेयर। और हमारी कंसिडरेशन के मुताबिक जो डेंसिटी की वैल्यू है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट।
सो वॉल्यूम क्योंकि हमें पता है कि अर्थ एक स्फेयर है, तो उसका स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, रॉ अपनी जगह पे लिखा हुआ है, और क्योंकि बात हो रही है अर्थ की तो रेडियस भी आएगा अर्थ का, तो एम ई का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई रॉ और आर ई का क्यूब। अच्छा, अब जी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एम ई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, 4/3 पाई रॉ आर ई क्यूब। तो यहाँ पे क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी, अपॉन में लिखा हुआ है आर ई का स्क्वायर, तो देखो आर ई के स्क्वायर से 2 आर ई कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ऊपर 1 आर ई बचेगा। ठीक है, और बाकी ये जी एज इट इज़ लिखा हुआ है, यानी कि हमने क्या करा, इस एम ई की जगह पे एम ई की वैल्यू को पुट किया है। ठीक है, और जो कैंसिलेशन हो रही थी 2 आर ई से 2 आर ई कैंसिल, 1 आर ई बचेगा, तो यहाँ बचेगा कैपिटल जी 4/3 रॉ पाई आर ई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जो हमें बता सकती है वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पर, यहाँ पर यानी कि पॉइंट ए पर। अच्छा, अब हम अगर डेप्थ डी में चले जाएं तो सिर्फ मैंने बताया क्या डिफरेंस आएगा, ना कैपिटल जी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना 4/3 पे, ना अर्थ की डेंसिटी पे, ना पाई पे, सिर्फ जो पिछले वाले फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ था आर ई, इस आर ई में फ़र्क पड़ेगा, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आर ई माइनस डी। और बाकी जो वैल्यू ऑफ जी है उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही, तो जी की जगह पे लिखेंगे जी डैश, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। नाउ वेरिएशन को स्टडी करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कराते हैं, जी डैश की वैल्यू ऊपर, जी की वैल्यू नीचे। इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कराया, तो इक्वेशन नंबर 2 थी जी 4/3 रॉ पाई आर ई माइनस डी, और वहाँ पे वैल्यू थी जी 4/3 रॉ पाई आर ई। सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, सिर्फ क्या बचा, आर ई माइनस डी बचा और अपॉन आर ई बचा। ठीक है, ये आ गई वैल्यू, क्लियर करके लिख दिया, जी डैश अपॉन जी बराबर है आर ई माइनस डी अपॉन आर ई। क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक करेंगे, एलसीएम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आर ई से आर ई कैंसिल, और डी अपॉन आर ई बचेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस डी ओवर आर ई, जी डैश अपॉन जी। और क्योंकि हमें जी डैश का फॉर्मूला चाहिए तो जी डिवाइड से यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ जाएगा जी डैश का, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी ओवर आर ई। तो क्या बात साबित हुई, क्या बात ये साबित हुई कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो डिक्रीज़ होती है विद डेप्थ, जितना हम डेप्थ में जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ होगी। तो समराइज़ हम क्या करेंगे कि चाहे हम हाइट पर जाएं, चाहे हम, ये अर्थ की सरफेस है मिसाल तौर पे, चाहे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएं, चाहे हम अर्थ से नीचे की तरफ जाएं, जो वैल्यू ऑफ जी यहाँ पर है 9.8, जो वैल्यू ऑफ जी है 9.8, वो सबसे ज़्यादा सिर्फ सरफेस पर ही होती है, ऊपर भी कम होती है और नीचे भी कम हो जाती है। सो वेटलेसनेस का मतलब क्या है, द कंडीशन इन विच द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम जीरो, देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। तो देखो वेट दो टाइप का है, एक तो आपको पता है कि वेट बराबर होता है W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये बॉडी का एक्चुअल वेट होता है, जो बॉडी का एक्चुअल वेट है वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पर, मास पर डिपेंड कर रहा है और डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो वेट आप देखोगे ये एक्चुअल वेट को शो करेगा, तो इसको हम जीरो नहीं कर रहे। ठीक है, इसको जीरो करने का तरीकेकार तो ये है कि जी की वैल्यू जीरो हो जाए या एम की वैल्यू जीरो हो जाए, तब जाके ये वेट जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअल वेट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपेरेंट वेट की। अपेरेंट वेट जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, या अगर कोई शख्स होगा तो अर्थ की अट्रैक्शन जो उसके ऊपर अपेयर हो रही होगी उसे कहा जाएगा अपेरेंट वेट। और उस कंडीशन में जिसमें ये बराबर हो जाए जीरो के, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, वेटलेसनेस इन एलिवेटर के अंदर। सो वेटलेसनेस इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट से पहले एलिवेटर को डिस्कस करना ज़रूरी है। अच्छा, एलिवेटर के अंदर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, और उसको हमने सस्पेंड करा है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, एक स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हमने उसको अटैच करा है टू द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर। एलिवेटर की छत से लटका हुआ है ये स्प्रिंग, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। द टेंशन इन द थ्रेड इंडिकेट्स द वेट ऑफ द ब्लॉक, यानी कि जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअली जो टेंशन प्रोड्यूस होगी यहाँ पर इस स्प्रिंग के अंदर वही शो करेगा अपेरेंट वेट को। यानी कि अगर ये स्प्रिंग ज़्यादा खींचता है तो इसका मतलब बॉडी का अपेरेंट वेट ज़्यादा है, स्प्रिंग कम खींचता है तो बॉडी का अपेरेंट वेट कम है। ठीक है, तो इसके खींचने से हम अंदाज़ा लगाएंगे बॉडी के अपेरेंट वेट का। सो पहली कंडीशन जिसमें एलिवेटर रेस्ट के अंदर है। ठीक है, अभी एलिवेटर रुका हुआ है बिल्कुल, तो याद रखो जितना कि बॉडी का वेट होगा, जो कि एक्चुअल वेट होगा, जो कि आपको पता है कि किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है mg के। ठीक है, तो उतना ही इस स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी टेंशन। ठीक है, तो इस सूरत के अंदर हम कह सकते हैं कि जो टेंशन है वो बराबर है बॉडी के एक्चुअल वेट के, यानी कि T बराबर है mg के। अच्छा, ये कब है, जब एलिवेटर रुका हो। अगर आप एक लिफ्ट के अंदर हो
और वो लिफ्ट रुकी हुई है तो आप अपना वजन उतना ही महसूस करोगे जितना कि आपका वजन है। आप जंप करोगे तो आमतौर पे आप उतना ही जंप कर पाओगे जितना कि आप जंप करते हो एक ज़मीन पर या नॉर्मल जगह पर जो कि इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। ठीक है भाई। सो सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में देखो एलिवेटर असेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन ए है। यानी कि देखो ये भी रेस्ट वाला है ना। अभी आप देखो कि अगर ये एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो स्प्रिंग कैसा हो जाएगा, स्प्रिंग हमें महसूस होगा ज़्यादा खिंचता हुआ। जब ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट तो आप देखोगे स्प्रिंग ज़्यादा खिंचेगा। और इसी तरीके से अगर आप खुद लिफ्ट के अंदर होगे तो आप महसूस करोगे कि जो आपका वजन है वो ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है। और अगर कभी भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही हो, आप उसमें जंप करने की कोशिश करोगे तो या तो आप कर ही नहीं पाओगे, या अगर करोगे भी तो वो जो जंप होगी वो बहुत छोटी होगी। ठीक है। जंप करना मुश्किल होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि आपका वजन बढ़ गया है। तो डेरिवेशन में देख लेते हैं। इन दिस केस जो टेंशन है वो ज़्यादा है। अच्छा, इस बॉडी का वेट जो डाउनवर्ड है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पर इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, जो कि अपेयर हो रही है। तो टेंशन विल बी ग्रेटर देन एक्चुअल वेट ऑफ दैट बॉडी, यानी कि mg। देयरफॉर नेट फोर्स मालूम करेंगे तो मैंने बताया नेट फोर्स मालूम करने का सिंपल सा तरीकेकार ये है कि जो बड़ी फोर्स है उसमें से आप छोटी फोर्स माइनस कर दो तो डिफरेंस ऑफ फोर्स आ जाएगा। सो टेंशन माइनस mg करेंगे। अच्छा, फोर्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता है नेट फोर्स F इज इक्वल टू ma और ये आ गया T माइनस mg। अच्छा जी, तो वैल्यू हमें निकालनी है अपेरेंट वेट की, जो कि यहाँ पे मैं टेंशन से शो कर रहा हूँ। तो ये माइनस का mg इस तरफ भेजेंगे तो ये इस तरफ जाकर हो जाएगा प्लस का mg। तो T बराबर हो जाएगा mg प्लस ma के बराबर। ठीक है। तो इसका मतलब इस केस के अंदर जो वेट है वो ज़्यादा महसूस होगा। अगर आप खुद भी होगे तो ज़्यादा महसूस होगा, स्प्रिंग के खींचने से देख लो कि वेट ज़्यादा महसूस होगा, या फिर यहाँ पर आप देख लो कि जो अपेरेंट वेट है वो बराबर है एक्चुअल वेट प्लस ma के। तो यकीनन ज़्यादा ही महसूस होगा जब एलिवेटर मूव करेगा ऊपर की तरफ। तीसरा केस ये है कि एलिवेटर नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि डिसेंड कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन ए है। तो उसके अंदर आप देख लो कि ये जो स्प्रिंग नज़र आ रहा है यहाँ पर, अभी एलिवेटर फॉर एग्जांपल रेस्ट में है, तो अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो देखो क्या चेंज नज़र आता है। तो आपको चेंज नज़र आएगा कि ये जो स्प्रिंग है पहले से कुछ कम खिंच जाएगा। ठीक है, पहले से कुछ कम खिंच रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग कम खींचने का मतलब हो गया कि अपेरेंट वेट कम है। और अगर आप खुद होते उस लिफ्ट के अंदर तो आप महसूस करोगे कि आपका वेट कम हो गया है जब नीचे की तरफ मूव कर रही है। और उसकी पहचान ये भी है कि अगर आप जंप करने की कोशिश करोगे तो मे बी आप अच्छा खासा जंप करो कि लिफ्ट के ऊपर से टकरा जाओ, ऐसा भी हो सकता है। तो जाहिर करता है कि वेट कम हो गया है। और देख लेते हैं फिर इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वेट है वो ज़्यादा है और जो स्प्रिंग टेंशन शो कर रहा है वो कम। ठीक है, वेट एक्चुअली mg के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो खिंच रहा है स्प्रिंग वो कम खिंच रहा है, यानी कि जो टेंशन है वो कुछ कम है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्चुअल वेट इज़ ग्रेटर देन टेंशन। सो नेट फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस टी। फिर वही बात है, बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करो। नेट फोर्स बराबर होता है ma के, तो ma बराबर आ गया mg माइनस टी। और क्योंकि वैल्यू हमें t की निकालनी है तो माइनस का t इस तरफ ले जाओ और ये ma जो कि प्लस का है वो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। तो अपेरेंट वेट यानी कि टेंशन का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर mg माइनस ma। ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बात आपको समझ में आई कि अपेरेंट वेट कम होगा। एक तो हो गया हमारे जंप करने से हमने खुद कम महसूस करा, स्प्रिंग कम खिंचा तो कंफर्म हो गया। और अभी मैथमेटिकली यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो उस बॉडी का एक्चुअल वेट होगा ना mg, उसमें से ma माइनस होगा। तो जब mg में से ma माइनस होगा तो यकीनन जो t का आंसर है वो mg से कम आएगा, यानी कि जो अपेरेंट वेट होगा इस केस में वो होगा कम। ना अब क्या होगा, इतना ऊपर कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं लिफ्ट को, हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो केबल है जो कि सपोर्ट कर रहा था एलिवेटर को वो ब्रेक हो जाता है। तो इस केस में होगा क्या, एलिवेटर गिरने लगेगा ज़मीन की तरफ विद एक्सेलरेशन इक्वल टू g। ठीक है। तो कुछ ऐसा केस होगा कि आप देखो स्प्रिंग यहाँ से जो रस्सी थी वो टूट गई, केबल टूट गया, तो अब लिफ्ट नीचे की तरफ गिर रही है तेज़ी के साथ। ठीक है। कितना, जब भी कोई बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन बराबर होता है, फ्री फॉलिंग बॉडी हो गई है तो उसका एक्सेलरेशन बराबर होगा g के। इस केस में देखोगे तो स्प्रिंग ना होने के बराबर खिंचा हुआ है। और अगर आप होगे इस लिफ्ट के अंदर जिसका केबल ब्रेक हो गया तो आप देखोगे कि आप जो है ना यहाँ पर, यानी कि आपके पैर ज़मीन पे नहीं टिके होंगे बल्कि आप थोड़ा सा इस एयर के अंदर होगे, तो आपका यहाँ पर ज़मीन की तरफ ना खिंचना इस बात को जाहिर कर रहा है कि अब जो वेट है वो महसूस नहीं हो रहा। क्योंकि अगर वेट होता तो आपके पैर जो है वो ज़मीन की तरफ खिंच रहे होते, और फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा। डेरिवेशन से समझ लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने इस्तेमाल करी थी डाउनवर्ड मोशन वाली, ठीक है, जो डाउनवर्ड मोशन वाली थी उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो वो थी t इज़ इक्वल टू mg माइनस ma। और मैंने बताया जब बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन में होती है तो उसका एक्सेलरेशन बराबर होता है g के।
तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ए की जगह पर जी, तो ये ए था तो इसकी जगह पे जी पुट किया तो ये आ गया यहाँ पर एम जी। सो एम जी माइनस एम जी बराबर हो जाएगा ज़ीरो के, यानी कि टेंशन हो जाएगी ज़ीरो और टेंशन यहाँ पे शो कर रही थी अपेरेंट वेट को। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पर होगे भी इस लिफ्ट के अंदर तो आपके पैर ज़मीन की तरफ खिंच ही नहीं रहे होंगे, यानी कि आपको अपना वज़न महसूस नहीं होगा। और यही वज़न का महसूस ना होना, ये कैफियत बेवज़नी की कैफियत यानी कि वेटलेसनेस कहलाती है, व्हेन टेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अब समझ लेते हैं कि सैटेलाइट में ऐसा क्या हो रहा होता है कि सैटेलाइट के अंदर जो भी एस्ट्रोनॉट जाता है उसको अपना वज़न महसूस नहीं हो रहा होता। तो देखो कंसिडर कर रहे हैं कि एक सैटेलाइट है कि जो कि रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ, ठीक है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। तो ये बात कंफर्म है कि जो उसका एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट हो रही है, जिसमें यहाँ पे ए से शो करा है, होती है हमेशा टूवर्ड्स अर्थ, इस तरीके से ए जैसे कि नज़र आ रहा है। और जो वेलोसिटी है सैटेलाइट की उसको मैंने वी से शो करा है, यानी कि ये जो सैटेलाइट होती है ये हमेशा अर्थ की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही होती है, बट क्योंकि उसका कर्वेचर ऐसा है तो वो अर्थ तक पहुंच नहीं पा रही थी। देखो मैं बात को समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से किसी चीज़ को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं एयर के अंदर, तो फॉर एग्जांपल वो यहाँ से यहाँ तक आकर गिर जाएगी, ठीक है। वो अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूँ तो हो सकता है वो बॉडी और ज़्यादा ऊपर जाए और यहाँ पर आके गिर जाए, ठीक है। ऐसा भी केस हो सकता है कि हम ज़्यादा स्पीड के साथ थ्रो करें तो बॉडी यहाँ आके गिर जाए। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं किसी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ थ्रो करूँ तो वो ज़मीन की तरफ आने की कोशिश तो करेगी, लेकिन अर्थ के कर्वेचर की वजह से वो लगातार अर्थ के अराउंड मूव करती रहेगी। यानी कि ये बात समझ जाओ कि वो बॉडी फ्री फॉलिंग मोशन में तो है, हमेशा अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश तो कर रही है, बट ड्यू टू कर्वेचर वो अर्थ तक पहुँच नहीं पा रही है। यानी कि ये बात आप याद रखें कि सैटेलाइट इज़ ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ फ्री फॉलिंग, यानी कि इक्वेशन से समझ लो मैथमेटिकल, फिर वही फ्री फॉलिंग वाली इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता है टी बराबर था एम जी माइनस एम ए के, डाउनवर्ड मोशन। और मैंने बताया कि अगर वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ तो जो एक्सेलरेशन है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहला सकता है वो, तो एम जी माइनस एम ए सी। और अर्थ के लिए जाहिर सी बात है वो क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स, तो जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है जी के। तो जहाँ पे ए सी लिखा है वहाँ पे पुट कर देते हैं जी। अगेन आप देखो एम जी माइनस एम जी हो रहा है जो कि बराबर आ जाएगा ज़ीरो के, यानी कि टेंशन हो गई ज़ीरो और टेंशन जिसे मैं अपेरेंट वेट कह रहा हूँ तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। और इसी वजह से जो एस्ट्रोनॉट है या कोई भी बॉडी है जो कि सैटेलाइट के अंदर होगी उसको अपना वज़न महसूस नहीं होगा, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। सो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से सैटेलाइट के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन वो वेटलेस हो जाते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेटलेस हो जाते हैं। तो अब देखो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं स्पेस में, तो नॉर्मल वर्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है उनका कि वहाँ पे वो अपना वेट उतना ही महसूस करें जितना कि अर्थ पे करेंगे, क्योंकि अगर वो वहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस करेंगे, फॉर एग्जांपल वो डिफ़िकल्टी फेस करेंगे पानी पीने के, मतलब अब एक सिंपल सी बात है कि पानी पीना, तो पानी पीने में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही है, ठीक है, सो नहीं सकते, सिंपल वर्किंग नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फिर क्या करें भाई, किस तरीके से काम चलाएं? तो देखो वहाँ पे एक काम किया जाता है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस किया जाता है, और आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस कराने के लिए एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का जिसको इस्तेमाल करते हैं, और वो टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है अराउंड पॉइंट और अ सेंटर, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तो एक फोर्स अप्लाई होती है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही वो फोर्स है जिसका प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने में। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही होती है एक सर्कुलर पाथ में, यानी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होती है, तो यहाँ पर ये आ गया इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। तो एक फोर्स होती है जो कि इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, और उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो अगर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एक्शन है तो यकीनन इसका रिएक्शन भी होगा, और ये वो बॉल जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फिगर में घूमती नज़र आ रही है वो अप्लाई करेगी, और उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, और उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक फोर्स होती है जो सेंटर की तरफ खींचती है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके अगेंस्ट जो फोर्स होती है वो कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। और देख लो, कंसिडरेशन कर लेते हैं, अगर कोई बॉडी रिवॉल्व करते करते इस पॉइंट पर आएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे इस तरफ करने की कोशिश करेगी, यानी कि लेफ्ट साइड पर। फिर रोटेट करते करते बॉडी अगर ऐसे हो जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी डाउनवर्ड,
और जब बॉडी रोटेट करते करते इस पॉइंट पर वापस आएगी तो आप देखोगे कि दोबारा से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हो जाएगी ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरफ थी तो फोर्स अप्लाई हो रही थी इस तरफ। ठीक है, जब बॉडी इस तरफ आई तो फोर्स अप्लाई हो रही है इस तरफ, और जब बॉडी डाउनवर्ड आई तो वही फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसे डाउनवर्ड ले जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना होता है सैटेलाइट में। ठीक है, तो देखो एक सैटेलाइट है और उसमें एक लैब का हमने शो किया हुआ है। एक लैब है जो कि जुड़ी हुई है एक टनल के ज़रिए। ठीक है, और जो सेंट्रल पार्ट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम सैटेलाइट को रिवॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो एक वेलोसिटी होती है जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, यानी कि जो मूव कर रही होगी ये मूव कर रही होगी एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरीके से। तो आप थ्रू आउट मोशन देखो कि अभी इस वक्त जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो इस पोर्शन पे अप्लाई हो रही होगी इस तरफ, और इस वाले पार्ट पर अप्लाई हो रही होगी इस तरफ। यानी कि आप देखो तो इन एस्ट्रोनॉट्स पर या जो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है बॉटम ऑफ दैट कंपार्टमेंट। ठीक है, और जब रिवॉल्व करते करते ऐसे हो जाएगा तो आप देखोगे इनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ऊपर की तरफ है, इस तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इस तरफ आ जाएगी। यानी अभी भी देखो तो इन दोनों कंपार्टमेंट्स के लोगों को जो फोर्स खींच रही है वो खींच रही है उनके पैरों की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। ठीक है, जब ऐसे हो जाएगा रिवॉल्व करते करते अब भी डाउनवर्ड खींच रही है। ठीक है, देखने पर हमें नज़र आ रही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे लिहाज से लेफ्ट और राइट है, बट जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको महसूस हो रहा है कि एक फोर्स है जो कि उन्हें नीचे की तरफ खींच रही है। इनको भी ऐसे ही महसूस हो रहा है और इनको भी महसूस हो रहा है। और सिमिलरली रोटेट करते करते यहाँ पर भी आप देखोगे तो अब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ वाली डाउनवर्ड होगी और यहाँ वाली हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो हमेशा इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है और वो है ज़मीन की तरफ। तो क्योंकि इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है लगातार ज़मीन की तरफ, तो इसी फोर्स को हम कहते हैं वेट। यानी कि ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं अगर हमें ख़ास स्पीड के साथ इस सैटेलाइट को घुमाएं तो इनके पैरों की तरफ एक फ़ोर्स अप्लाई हो रही होगी स्पेसिफिक, और वो फोर्स बराबर होगी उनके वेट के, जितना कि वो फील किया करते थे ज़मीन के ऊपर। इसी वजह से जो भी लोग होंगे इस सैटेलाइट के इन कंपार्टमेंट्स के अंदर उनको अपना वज़न उतना ही महसूस होगा जितना कि ज़मीन पर महसूस होता है, और इसी को हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है, तो देखो कंसिडर कर लेते हैं स्पेसक्राफ्ट जो ही मैंने अभी आपको दिखाया था उसके लेबॉर्ट्री है जिसके हमने लेंथ ले ली है एल के बराबर, एल मीटर लॉन्ग है और कंसिस्ट कर रही है 2 चैम्बर्स पर, और वो जो दोनों चैम्बर्स मैंने आपको दिखाए थे वो कनेक्ट हुए हुए हैं एक टनल के थ्रू। अच्छा, ये देख लेते हैं कि कितनी मरतबा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ घुमाएंगे तब जाके लोगों को अपना यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को अपना वज़न उतना ही महसूस होगा जितना कि ज़मीन में महसूस होता है, यानी कि हम उनको आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये देख लेते हैं कितनी मरतबा 1 सेकंड के अंदर हमें रोटेट करवाना चाहिए उस स्पेस क्राफ्ट को। सो लेट टी बी द टाइम फॉर 1 रेवोल्यूशन, यानी कि टाइम पीरियड कर लेते हैं इसका कैपिटल टी के बराबर, और एफ को शो कर देंगे बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। और दोनों कॉन्सेप्ट होना चाहिए। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोटेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सो व्हेन द लेबॉर्ट्री रिवॉल्व्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्सपीरियंस्ड बाय द एस्ट्रोनॉट्स। ये बात हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे वो एस्ट्रोनॉट्स, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AC बराबर होता है v²/r। और यहाँ पर जो AC लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो आपको पता है कि वो शो कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। AC बराबर है v²/r के। अच्छा जी, अब क्योंकि रेडियस जो है लेबॉर्ट्री का उसको हमने कैपिटल R से शो कर दिया। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, AC बराबर आ जाएगा v²/R, और ये हो गई लेट से हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, हम डिटरमाइन कर लेंगे लीनियर स्पीड ऑफ द लेबॉर्ट्री। तो लीनियर स्पीड का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है v बराबर होता है r ओमेगा के। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में ड्राइव किया था। r रेडियस को शो कर रहा है और ओमेगा शो कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को। तो वहाँ पर पिछले वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर आप देखो जो v की वैल्यू थी यहाँ पर हम पुट कर देंगे r ओमेगा, तो ये हो जाएगा r ओमेगा का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर r पर भी आएगा, ओमेगा पर भी आएगा। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले चलो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अभी क्या है, ओमेगा बराबर होता है 2πf के। ठीक है, ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8 में है, या फिर सिंपल सी बात है मैं आपको समझा सकता हूँ। आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टाइम है वो हो जाएगा बॉडी ने कितना 1 रोटेशन किया। 1 रोटेशन का मतलब कितने पाई रेडियन हो जाता है, हो जाता है 2π रेडियन।
ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय कितनी वेलोसिटी के साथ वो बॉडी रोटेट कर रही थी, जिसको हम शो कर देंगे ओमेगा से। और ये हमने कहाँ से ड्राइव करा है, एक्चुअली हमने ओमेगा के फॉर्मूले से ड्राइव करा है। ओमेगा बराबर होता है कितना एंगल बना, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई थीटा, और उसको डिवाइड करा रहे हैं हम टाइम से, ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या कर दिया कि हमें टी कैलकुलेट करना है, तो टी मल्टीप्लाई में गया, ओमेगा इस तरफ आके डिवाइड हो गया। और क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है 1 रोटेशन, और 1 रोटेशन का एंगल होता है 2 पाई, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2 पाई। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और फिर हमें पता है कि अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर लें, टी का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकाल लें, ठीक है, ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू किसके बराबर, ओमेगा ओवर 2 पाई हो जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर लिया, क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, तो हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ये 2 पाई इस तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ओमेगा का फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई एफ। और उसी फॉर्मूले को यहाँ पे ओमेगा की जगह पे पुट कर रहे हैं, तो ये आर का भी स्क्वायर हो गया और 2 पाई एफ का भी स्क्वायर हो गया। एक आर से एक आर को यहाँ पे हमने किया कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और आर। यहाँ से वैल्यू अलग कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो एफ का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर भी जाके डिवाइड हो जाएगा, आर भी जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ए सी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर आर। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, और यहाँ पे अंडर रूट पूरी वैल्यू ए सी डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आर, और 4 का रूट ये आ गया 2 यहाँ पर, और पाई स्क्वायर का रूट बराबर आ गया पाई के, तो उसको हमने रूट के बाहर लिख दिया। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया 1/2 पाई अंडर रूट ए सी अपॉन आर, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया और एक्सप्रेशन आ गई यानी कि फ्रीक्वेंसी के लिए। लेकिन देख लेते हैं कितनी स्पीड के साथ रोटेट करना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं कि एक 20 मीटर लंबी एक सैटेलाइट है, ठीक है, उसकी लेंथ 20 मीटर है, तो जो रेडियस होगा वो बराबर हो जाएगा 10 मीटर के, और हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जी के बराबर, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में 1/2 पाई की जगह 3.14, और ए सी हमें जी यानी कि 9.8 के बराबर प्रोड्यूस कराना है, और रेडियस की जगह पर आ गया 10, तो 9.8 डिवाइड बाई 10 और इसका रूट लिया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.158 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। यानी कि अगर इतने रेवोल्यूशन दिए जाएँ सेटेलाइट को 1 सेकेंड के अंदर, तो एस्ट्रोनॉट्स यानी कि ग्रेविटी उतनी ही प्रोड्यूस होगी जितनी कि अर्थ पर होती है, और एस्ट्रोनॉट्स अपना वज़न उतना ही महसूस करेंगे जितना कि ज़मीन पर करते हैं। बट 0.158 थोड़ी समझ में आने वाली बात नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 60 से, ताकि मिनट्स के अंदर फिर भी हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 60 कराने पर आंसर आएगा 9.5 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। ये फिर भी लॉजिकल बात नज़र आ रही है कि अगर हम उस सेटेलाइट को तकरीबन 9.5 चक्कर दें 1 मिनट के अंदर, तो फिर उस सेटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी उतनी ही प्रोड्यूस हो जाएगी जितना कि ज़मीन पर है।